सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में हिंदी व्याकरण में पाठ 12 क्रिया करेंगे। तो पहले हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया होती क्या है। जैसे कुछ वाक्य दिए गए हैं, बच्चा दूध पी रहा है, पृथ्वी क्रिकेट खेल रहा है, बच्चे घर चले गए, राम ने रावण को मारा। तो जो ये वाक्य हैं इनमें पी रहा है, खेल रहा है, चले गए, मारा, तो इन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है। इन शब्दों से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इन्हीं शब्दों को क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, दौड़ना, खेलना, लिखना, खाना, सोना आदि। क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे बच्चा दूध, बच्चे घर, तो इन वाक्यों से हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। वाक्य का अर्थ कब स्पष्ट होता है? जब उसमें क्रिया का प्रयोग किया गया हो। जैसे बच्चा दूध पीता है, तो यहाँ पर हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। बच्चे घर जाएंगे, तो इन्हीं चीज़ों से जो क्रिया है हमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। अब क्रिया लगने से इन वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो गया है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में भी बताती है कि कोई काम भूतकाल में हुआ है या वर्तमान में चल रहा है अथवा भविष्य में होगा। तो यह सब हमें क्रिया से ही पता चलता है। और क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु में ना लगने से क्रिया बनती है। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल अंश या रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, दौड़, खेल, लिख, खा, पी, सो आदि। और मूल धातु की पहचान क्या होती है? मूल धातु तू के साथ प्रयोग की जाती है। जैसे तू चल, तू पढ़, तू लिख, तू खा, तू नाच, तो तू के साथ प्रयोग की जाती है। उसे ही हम मूल धातु की पहचान कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे अब धातुएं थी चल, देख, नाच, हंस, तो जब हम इनमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? चलना, देखना, हंसना, पढ़ना, करना, पीना आदि। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया से तात्पर्य है कर्म के बिना या कर्म रहित, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कर्म न हो। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? अकर्मक क्रिया की पहचान यह होती है कि क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है, और यदि प्रश्न का कोई उत्तर न मिले तो समझो कि वह क्रिया अकर्मक क्रिया है। जैसे गीता सोती है, जब हम इसमें क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे कि क्या सोती है, तो कोई उत्तर नहीं मिलता। गीता को जाना है, क्या जाना है, कोई उत्तर नहीं मिलता। तो जब हमें क्या किसको लगाकर जब प्रश्न करेंगे और कोई उत्तर नहीं मिलेगा तब उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म की जरूरत होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है? इसमें क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है और उस प्रश्न का जो उत्तर मिलता है, तो यदि वह कर्म हो तो समझे कि यहाँ सकर्मक क्रिया है। जैसे अक्षय ने अजय को पत्र लिखा, तो क्या लिखा? पत्र। तो आपको यहाँ पर जवाब मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि यह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और तीसरा अपूर्ण क्रिया। आप पहले पढ़ेंगे हम एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया में केवल एक कर्म पूरा होने का पता चलता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना रही है,
रजत आम खाता है, तो इसमें एक ही कर्म हो रहा है। अर्थात इसमें हम जब प्रश्न करेंगे तो इसमें हमें एक ही जवाब मिलेगा कि रजत क्या खाता है, आम खाता है। तो इसमें हमें एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर मिलता है, उसे ही हम एक कर्म क्रिया कहते हैं। दूसरा है द्विकर्म क्रिया। कर्म का अर्थ है दो कर्म वाला। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे किसान ने पौधों को पानी दिया, किसान ने किसको क्या दिया। अब आप देख रहे हो कि जब आपसे कोई प्रश्न किया जाएगा तब आपको यहाँ पर दो उत्तर मिलेंगे कि किसान ने पौधों को पानी दिया। तो द्विकर्म क्रिया में दो कर्म होते हैं, अर्थात जब आप प्रश्न करोगे तो आपको दो उत्तर मिलेंगे। अपूर्ण क्रिया, जो क्रियाएं पूरा होने के लिए किसी शब्द की अपेक्षा रखती है उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे वह अगले वर्ष बन जाएगा, यह अपूर्ण क्रिया है, हमें नहीं पता कि क्या वह बनेगा। अगर हम कहें कि वह अगले वर्ष डॉक्टर बन जाएगा तो इसमें यह क्रिया पूर्ण हो गई है, डॉक्टर लगकर यह क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो इसी को पूर्ण क्रिया कहते हैं। और अगर वह अगले वर्ष बन जाएगा तो हमें क्रिया पूर्ण नहीं है, तो यह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। अब आगे है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। अब पहला है सामान्य क्रिया। जब वाक्य में केवल एक ही धातु से बनी क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे गर्वित स्कूल गया, प्रधानाचार्य जी ने जानकारी दी, तो इन दोनों वाक्य में जो गया, दी, ये सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे शेर को देखते ही सब जानवर भाग गए, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है। अब आप देखिए कि भाग गए और पढ़ लिया है, ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि ये दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी है। इनमें प्रथम क्रिया मूल क्रिया तथा द्वितीय क्रिया या रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने काम कर लिया, इसमें कर मूल क्रिया तथा लिया रंजक क्रिया है, तो यह संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों से बनती है। अब संज्ञा पदों से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं कैसी होती हैं? जैसे कोई भी संज्ञा पद है, शर्म, लोभ, जैसे शर्म से शर्माना, दुख दुखाना, बात बतियाना। और आगे है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम होते हैं जैसे मैं से मिमियाना, अपना से अपनाना। और विशेषण शब्दों से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं? जैसे चिकना, चिकनाना, नरम, नरमाना, साठ, सठियाना। और अव्यय शब्दों से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। अनुकरणात्मक जिसकी कोई अनुकरण ध्वनि हो, जैसे भिन्न भिन्न, बड़ बड़, खट खट, तो ये हमें किसी की ध्वनि का संकेत करती हैं। तो इससे जो क्रियाएं बनती हैं उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। नंबर 4 है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब जैसे मालिक नौकर से दूध मंगवाता है, इसमें मालिक खुद कार्य न करके किससे कार्य करवा रहे हैं? नौकर से। नानी शिखा से रामायण पढ़वाती है, अब इसमें नानी खुद काम न करके किससे पढ़वा रही है रामायण? शिखा से। तो जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है किसी अन्य को, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया।
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य करता है, इसलिए इसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे चपड़ासी घंटी बजाता है, पुजारी शंख बजाता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में इस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे से करवाता है। जैसे डॉक्टर नर्स से रोगी को दवाई दिलवाता है, अध्यापक छात्रों से चार्ट बनवाता है। तो ये क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वह दूसरे से करवा रहा है। तो मूल क्रिया है जैसे लिखना, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी लिखाना और द्वितीय होगी लिखवाना। ऐसे ही बोलना, बुलाना, बुलवाना, नाचना, नचाना, नचवाना। तो ये थी प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, मुख्य क्रिया जो हमारे द्वारा हो रही है और उससे पहले जो कोई पूर्व काम किया गया, उससे पहले जो कोई काम किया जाता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कविता ने विद्यालय आकर गृह कार्य किया। अब इसमें कार्य करना जो है वो मुख्य क्रिया है, और कार्य करने से पहले उसने क्या किया था, विद्यालय आकर। माताजी नहाकर मंदिर गई। अब इसमें मंदिर गई ये मुख्य क्रिया है, और मंदिर जाने से पहले कौन सा काम किया गया, नहाकर। तो ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आगे है कृदंत क्रिया। क्रिया में प्रत्यय जोड़ने पर जो नया रूप बनता है वह कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे हंस है, हंस क्या है, मूल धातु है, मूल, और उससे जहाँ प्रत्यय उसमें जोड़ते जाएंगे और उससे नया रूप जो बनता जाएगा। जैसे हंस से हंसता, हंसा, हंसकर। ऐसे ही उठ धातु है, और जब इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे उठ से उठता, उठकर, उठना, उठ, ये कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़ा क्रिया के बारे में, और सभी बच्चों को क्रिया का यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सभी बच्चे क्रिया का अभ्यास कार्य ध्यानपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।